तो आज हम पैट्रिक बेरीडी की किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ से एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले केस को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, जुनून और धोखा सब अपनी हदें पार कर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जोडी एरियास के केस की। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम और कहूँ तो खतरनाक गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर ये माना जाता है ना कि जो बहुत ज्यादा भयानक हिंसा होती है वो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? और देखिए, जोडी एरियस का केस ठीक इसी बात का एक जीता जागता सबूत है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि खतरनाक जानलेवा हिंसा करने की जो क्षमता है वो किसी एक जेंडर तक ही सीमित नहीं है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अगर हम नजरअंदाज करें तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसी गलतफहमी को तोड़ते हुए हम बात करेंगे जोडी एरियस के उस क्राइम की जिसने उस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया में तहलका मचा दिया था। और इसने उस सोच को सीधी चुनौती दी कि इतने भयानक काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। ये कहानी असल में ये दिखाती है कि कैसे जुनून किसी को भी खतरनाक बना सकता है। और किताब के जो लेखक हैं पैट्रिक बेरीडी, वो इस घटना को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी की तरह नहीं देखते हैं। उनके लिए ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, एक गहरा विश्लेषण जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे प्यार, जलन और ईगो धीरे धीरे एक जानलेवा हिंसा में बदल सकते हैं। ये केस हमें रिश्तों में छिपे खतरों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? प्यार से पागलपन तक का ये सफर कैसे तय हुआ? आइए समझते हैं कि कैसे जोडी एरियस और उसके बॉयफ्रेंड ट्रेविस अलेक्जेंडर का एक इंटेंस रिलेशनशिप एक भयानक क्राइम में बदल गया। और सबसे जरूरी बात, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। देखिए, ये जो पूरी साइकोलॉजिकल गिरावट थी, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही गहरे इमोशनल जुड़ाव से, लेकिन बहुत जल्द ये जुड़ाव पोजेसिवनेस में बदल गया, मतलब अधिकार जताने की भावना में। इसके बाद आया छोड़े जाने का डर, एक गहरा डर कि कहीं ट्रेविस उसे छोड़ ना दे। और आखिर में इसी डर ने एक बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम जेलसी का रूप ले लिया, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो जब जोडी को ये महसूस होने लगा कि ट्रेविस पर उसका कंट्रोल अब खत्म हो रहा है, तो उसने एक नया खेल शुरू किया, झूठ और धोखे का खेल। इसका मकसद सिर्फ एक था, पूरी कहानी को, पूरे नैरेटिव को अपने हिसाब से मोड़ना और हर किसी को गुमराह करना। और ये जो धोखे की रणनीति थी ना, ये बहुत सोची समझी थी। सबसे दिलचस्प बात ये है कि कोर्टरूम में उसने कैसे अलग अलग किरदार निभाए। कभी वो एक बेचारी पीड़ित बन जाती ताकि लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके, फिर वो एक निर्दोष का चोला ओढ़ लेती और सारा का सारा इल्जाम दूसरों पे डाल देती, और कभी कभी तो एक कलाकार की तरह वो हकीकत को इतना घुमा देती थी कि सच और झूठ में फर्क करना ही नामुमकिन सा लगे। साइकोलॉजी में इसी चीज को नैरेटिव कंट्रोल कहते हैं, मतलब सच के अलग अलग वर्जन बनाना ताकि लोग घटनाओं और इंसानों को वैसे ही देखें जैसा आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। जोडी का बार बार अपनी कहानी बदलना, जैसे कभी कहना कि लुटेरों ने हमला किया तो कभी सेल्फ डिफेंस का दावा करना, ये सब इसी नैरेटिव कंट्रोल का हिस्सा था। ये खुद को बचाने की एक बहुत ही कैलकुलेटेड कोशिश थी। लेकिन आखिरकार सब्र का बांध टूट गया और हमें ये समझना होगा कि ट्रेविस की हत्या सिर्फ एक पल के गुस्से का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये उस जुनून, उस इनसिक्योरिटी और कंट्रोल खो देने के डर का एक भयानक नतीजा थी। ये वो सारे खतरनाक मानसिक दबाव थे जो बहुत लंबे समय से उसके अंदर लावा की तरह खौल रहे थे। और जिस पल जोडी को ये एहसास हुआ कि उसने ट्रेविस को हमेशा के लिए खो दिया है, तो बस उसके अंदर का सारा दबा हुआ दर्द, उसकी सारे इनसिक्योरिटीज एक भयानक बेकाबू गुस्से की शक्ल में फट पड़ी। ये जो जानलेवा मिश्रण था, जुनून, नार्सिसिज्म, कंट्रोल खोने का एहसास और गुस्सा, इसी ने उस भयानक हिंसा को जन्म दिया। एक्सपर्ट्स इसे ओवरकिल कहते हैं, यानी जरूरत से कहीं ज्यादा, हद से ज्यादा बर्बरता। ट्रेविस को कई बार चाकू से गोदा गया, उसका गला काटा गया और फिर गोली मार दी गई। साफ है, ये सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था, ये तो बहुत समय से अंदर बन रहे दबाव का एक जानलेवा विस्फोट था। तो इस पूरी दिल दहला देने वाले केस स्टडी से आखिर हम सबसे बड़ा सबक क्या सीख सकते हैं? लेखक पैट्रिक बेरीडी असल में इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें इंसानी बर्ताव में छिपे इन खतरे के संकेतों को पहचानना सीखना होगा। सबसे पहली बात, जुनून प्यार नहीं है। दूसरी, जरूरत से ज्यादा जलन, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है।
और हाँ, हिंसक होने की क्षमता किसी एक जेंडर तक ही सीमित नहीं है। और जब कोई बार बार अपनी कहानी बदले यानी नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये केस हमें यही सिखाता है कि हमें रिश्तों में इन खतरों के प्रति हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम किसी क्राइम स्टोरी के पीछे छिपे इंसानी बर्ताव को कैसे पहचानें। जोडी एरियस का मामला हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ हेडलाइन से आगे देखें और उस इंसान के दिमाग के अंदर चल रही उन उलझी हुई छिपी हुई साइकोलॉजिकल वजहों को समझने की कोशिश करें जो किसी को भी एक अपराधी बना सकती हैं।